मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आज हम लोग उस शख्स के साथ में हैं जो कभी राजीव भाई के साथ रहे और राजीव भाई के सारे कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। हम लोग उनसे उनके बारे में परिचय कर लेते हैं और साथ ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में आप शिक्षा के बारे में या इस वायरस के बारे को लेकर के या एजुकेशन के उस न्यूज़ के बारे में लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे मदन भाई? देखिए, मैं राजीव भाई के साथ में उम्र के 12 वर्ष से जुड़ा 1992 में, तब राजीव भाई एटा छोड़कर जो है वो सेवाग्राम आए थे प्रोफेसर धर्मपाल जी से मिलने के लिए, और तब मेरी मुलाकात हुई उनसे। तब मैं 12 साल का था और छठी कक्षा में पढ़ता था। और फिर उस वक्त मेरी जो है वो शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के बाद में जो है राजीव भाई के विचारों से मैं प्रेरित हुआ, और वो खास करके धर्मपाल जी के विचार थे। तो धर्मपाल जी के विचारों को उन्होंने जो है देश भर में जो है वो फैलाया। धर्मपाल जी की जो स्टडी थी पूरे यूरोप की, उस पूरे यूरोपियन स्टडी को जो है उन्होंने जो है दुनिया तक पहुंचाया, सारे भारत के नौजवानों तक पहुंचाया। और आज हम सब लोग जो यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह पे जन जागरण का अलग अलग काम चलते रहता है, आंदोलन का काम चलता है, वो सारा काम राजू भाई से प्रेरित होकर ही हो रहा है। आप चाहे वो डॉक्टर बिहार सी देखें, चाहे वो युहान हो या चाहे बल्लारा जी हो या कोई भी हो, वो हर व्यक्ति जो है ना राजू भाई से प्रेरित दिखाई देता है। चाहे वो नीलेश ओझा हो या साहिल हो या फिर उसके बाद रवि कोहाड़ हो या फिर अक्षय सराव की हो या कोई भी, जितने भी क्रांतिकारी, वो सब राजू भाई से प्रेरित होकर काम करते हैं, राजू भाई के विचारों पर काम करते रहते हैं। भले ही अपने अपने अलग अलग संगठनों में उनकी संस्थाएं बनाकर करते हैं, मगर वो सब लोग जो है एक मंच पर आते हैं उस विचार को लेकर, जहाँ पर भी अन्याय होता है। तो आज जो है मैं मुंबई से यहाँ पर दिल्ली पहुँचा हूँ, और आज यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने वाले थे दिल्ली में कि भाई ये जो षड्यंत्र चल रहा है पिछले 1.5 साल से 2 साल से, कि एक ऐसी महामारी जिसको देखा नहीं जा सकता, वो दिखाई नहीं देता, उसके लिए जो है मतलब आपको वो टेलीस्कोप लेना पड़ता है, वो टेलीस्कोप लेना पड़ता है, दूरबीन लेनी पड़ती है और उसमें से देखना पड़ता है। वो छलांग नहीं लगा सकता है, वो उड़ता नहीं है, सिर्फ कहीं पर आपने छू लिया तो वो होता है, आपके नाक में चला जाएगा, और वो अगर चला गया तो आपको जो है निमोनिया हो जाएगा, आपको टीबी हो जाएगा, आप मर जाएंगे, आपकी सांस रुक जाएंगी, आपका ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इन सब चीज़ों से डरा दिया गया। ये साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको किसी भी बीमारी में अगर डर बिठा दिया जाए तो वो बीमारी डबल हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब चाइना में 2019 में नवंबर में ये षड्यंत्र पता चला, वुहान में ये हुआ, और तो वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा था, वहाँ पे डॉक्टरों को मारा जा रहा था, वहाँ के जो आवाज़ उठाता ऐसे पत्रकारों को मारा जा रहा था, टीवी एंकर्स को मारा जा रहा था, या वहाँ के जो भी ग्रसित हुए थे लोग उनको मारा जा रहा था। तब आप क्यों, आपकी रॉ क्या कर रही थी, आपकी CID क्या कर रही थी, आपकी CBI क्या कर रही थी, आपकी एजेंसीज, आपके एजेंट क्या कर रहे थे, स्पेशल एजेंट्स, है ना? तो उस वक्त आप जो है ना तैयारी में लगे, आपने उस वक्त सीमाएं बंद नहीं की। बिल्कुल। आपके सब व्यापारी वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, आप लोग आना जाना कर रहे थे, चाइना से, सब दुनिया से लोग आ रहे थे, तब तक आपने किया नहीं। दुनिया के बहुत सारे देशों ने जो है वो सीमाएं बंद कर दी थी, मगर आप देखेंगे कि आप लगे हुए थे 24 मार्च के ट्रंप के आगमन के लिए। आप देखेंगे 24 फरवरी को मातेरा स्टेडियम में अहमदाबाद में ट्रंप आता है, उसके लिए आप लाखों लोगों को जमा करते हैं। इस देश की गरीबी नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए आप क्या करते हैं, 20-20, 30-30 फुट जो है वो दीवारें उठा देते हैं, खड़ी कर देते हैं, और आप उस गरीबी को छुपाते हैं। और फिर आप जो है ना उन 1 लाख लोगों के बीच में ट्रंप का हाथ पकड़ कर जो है पूरे मातेरा स्टेडियम में घुमाते हो। आपने उन 1 लाख लोगों की RT-PCR तभी क्यों नहीं की? 30 जनवरी को पहला कोरोना का पेशेंट जो है वो हमारे देश में मिल चुका था, मगर 30 जनवरी को मिलने के बाद में भी आपने जो है वो नहीं किया। आपने किसी को डिटेन नहीं किया, आपने किसी को RT-PCR टेस्ट नहीं की। 24 फरवरी में जितने 1 लाख लोग थे आपने उनको छुपाया। फिर जो है जब पता चला कि वहाँ पर जाकर जो है ट्रंप का विरोध हुआ अमेरिका में, तो फिर इनको लगा कि अपना भी विरोध होगा, तो आपने 23 मार्च से पूरे एक रात में जो है लॉकडाउन लगा दिया। अच्छा, हमने इनको पूछा कि भैया आपको लॉकडाउन लगाने के लिए किसने बोला था? कोई ऐसा लेटर है आपके उसके आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो, या सारी सरकार से आपने चर्चा की हो, उन्होंने सब में साइन की हो, सभी सेक्रेटरीज ने साइन की हो, ऐसा कोई लेटर है? तो उन्होंने कहा कोई लेटर नहीं है। आपको WHO ने कहा था क्या कि बंद कर दो सबको, लॉकडाउन कर दो? तो बोले WHO का भी हमारे पास लेटर नहीं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो WHO ने क्या कहा? WHO ने सिर्फ कहा कि ये पेंडेमिक जैसा है,
ये पेंडेमिक है ना। मगर पेंडेमिक आप देखिए कि पेंडेमिक में जानवर भी मरते हैं, और इस बीमारी में आप देखेंगे कि मेरे घर का मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, ताज़ा खाना खाता हूँ, मगर आप देखेंगे कि कुत्ता जो है मेरे घर का वो बची हुई रोटी खाता है, मगर उसको कोई कोरोना नहीं होता। मेरे घर का बचा हुआ दूध जो है वो बिल्ली पीती है, मगर वो बिल्ली को जो है ना कोरोना नहीं था, उसके लंग्स बहुत अच्छे हैं। मेरे आजू बाजू में कबूतर उड़ते हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ती हैं, उनके लंग्स छोटे हैं मगर बहुत अच्छे हैं, मेरे लंग्स उनसे बड़े हैं। मैं ताज़ा खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, फिर भी मेरे लंग्स कैसे ख़राब हो गए? तो ये महामारी कहाँ की हुई? अच्छा, हमने पूछा कि फिर किसी जानवर को होती है क्या? तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो शेरनी जो है ना, एक जू की है ना, एक संग्रहालय की, प्राणी संग्रहालय के वहाँ की शेरनी को हुआ है ना। मैं उस डॉक्टर को खोज रहा हूँ कि यार वो किसने वो उस शेरनी के नाक में बर्ड्स डाला। ठीक है, अब आप देखिए कि मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है। हमने आरटीआई में पता किया सरकार से कि भैया ये मास्क लगाना कंपलसरी है क्या? तो सरकार खुद कहती है कि मास्क लगाना उसी को कंपलसरी जिसको सिम्टम्स हो, सर्दी खांसी बुखार हो। कभी आप अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर कोई किसी ऐसे पेशेंट को मिल रहे हैं जो बहुत क्रिटिकल है ना, बहुत आईसीयू में है, तो आपने 3 लेयर मास्क लगाना चाहिए। आपके घर में कोई बीमार है तो मास्क लगाना चाहिए। फिर उसके बाद में 32 स्टडी ऐसी है कि मास्क लगाने से आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा, पीली वो फफूंद हो जाएंगी, सफ़ेद फफूंद हो जाएंगी, काली फफूंद हो जाएंगी, ये सब हो जाएगा आपको। ठीक है, मगर हमने पूछा कि ये मास्क के छेद कितने बड़े हैं और उसकी साइज़ कितनी है कोरोना वायरस की? तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जो साइज़ है वो नैनोमीटर में, ठीक है, 03.05 नैनोमीटर, ठीक है, 300 से 500 नैनोमीटर। और माइक्रोमीटर में जो है ना ये छेद है मास्क के, अब और कितना 70 से 80 माइक्रोमीटर। अब इतना बड़ा छेद होने के बाद में उसमें सैकड़ों मास्क में से जा सकते हैं ये वायरस। तो और हमने पूछा कि कोई ऐसी स्टडी है क्या आपके पास कि जिस स्टडी में ये कहा गया हो कि मास्क से जो है ना कोरोना से मास्क से बचाव करता है, मास्क कोरोना से, या प्रसार नहीं होता कोरोना का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई स्टडी हमारे पास में नहीं। मगर फिर भी आप देखिए कि हमने पूछा उनको कि भाई आपके पास आप जो एक्ट आपने लगाए हैं, एक तो 2005 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 1897 का पेंडेमिक एक्ट, इन दोनों एक्ट में आपके पास में कोई भी ऐसा प्रावधान है क्या कि जिसने मास्क नहीं पहना उसके ऊपर फाइन लगाना? तो बोले ऐसे दोनों एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपने मास्क नहीं पहना तो हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे। फिर भी महानगर पालिकाओं ने, मुंबई जैसी महानगर पालिकाओं ने 100 करोड़ रुपए मास्क के फाइन लगा के कमा लिए। ऐसी मुंबई में 100 करोड़ रुपए फाइन लगाया। अगर आपकी दुकान में कोई बिना मास्क का अगर ग्राहक आ जाता है तो उसको उसी दुकानदार को 500 रुपये उस ग्राहक के भी देने पड़ेंगे और 10,000 रुपये भी देने पड़ेंगे। मॉल में अगर कोई बिना मास्क का आ जाता है तो 50,000 रुपये फाइन है, लगाया। सी वुड के एक मॉल को लगाया। और आपको मैं बताऊं कि कोई कार में आप अकेले भी जा रहे हो तो आपको 5,000 रुपये करना पड़ेगा और आपकी गाड़ी भी वो सीज कर सकते हैं। तो ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन था, और होता क्या था, इन्होंने डबल रिसिप्ट छाप ली। एक ही रिसिप्ट और उसी रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इस रिसिप्ट को किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक तो आप ले रहे हैं गैर कानूनी, दूसरा उस रिसिप्ट को लिख रहे हैं कि इस रिसिप्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो लूट मची हुई है, इसके लिए हमने कई पत्राचार किए सरकार को, मंत्रियों को दिए, पक्ष को विपक्ष को दिया। हमने अभी स्कूलों में क्या हो रहा है, वैक्सीन लगाया। हमने एक आरटीआई डाला था कि भाई वैक्सीन लेना कंपलसरी है क्या? तो उन्होंने लिख के दिया कि वैक्सीन लेना कंपलसरी नहीं है, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है तो लगाओ। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद हलफनामा दिया है एक केस में, और उन्होंने कहा है कि भैया वैक्सीन लगाने के लिए हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, वॉलंटरी है। ठीक है, अब ये वॉलंटरी होने के बावजूद भी जो है ना राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें जो कलेक्टर की इसमें चलती, उनको उन्होंने नीचे लिख कर दे दिया कि भैया राज्य को ये मैं अधिकार देता हूँ कि राज्य सरकारें अगर चाहे तो अपने निर्णय खुद ले सकती है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। एक तरफ बोल दिया वॉलंटरी, दूसरी तरफ उनको आदेश दे दिया कि आप निर्णय ले सकते हैं, और उसी तरफ कलेक्टर को भी बोल दिया कि आप भी निर्णय ले सकते हैं। अब देखो, चुनकर हम कलेक्टर को नहीं लाते, हम चुनकर लाते हैं हमारे प्रतिनिधियों को, वो एमएलए एमपीज़ होते हैं। ये एमएलए एमपीज़ की एक भी नोटिस के ऊपर साइन नहीं है। इन लोगों ने कलेक्टर के कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चलाई है। अब कलेक्टर, इनको मालूम कि कोई भी घोटाला होगा तो कलेक्टर की ट्रांसफ़र हो जाएंगी, कलेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएगा, आयुक्त ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बोले उसने गलती की है, हम ट्रांसफ़र कर दी उसकी।